अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण का डेली लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाते और कोई व्हील आपको कैरी नहीं कर पाता, कोई भी व्हीकल बिना फ्रिक्शन के रोड पर नहीं चल पाता है। इसलिए फ्रिक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही साथ ये बहुत से मशीन में एनर्जी को खर्च करता है, तो डिसिपेटिव एक्शन में जब आता है तो फ्रिक्शन एक डेविल की तरह काम करता है। तो वहाँ पर फ्रिक्शन अनवांटेड होता है। उसको कम करने के लिए उसका नेचर समझना होगा, या कैसे फ्रिक्शन डेवलप करता है और कैसे इसका फोर्स एराइज करता है। तो इसको समझने के लिए आज हम लोग फ्रिक्शन पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह का है और कैसे एराइज करता है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। हमारे पास एक स्केल है और ये एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक को इस पर रख रहे हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और इस पर ब्लॉक को रखा गया। तब इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा ऊपर की ओर और mg लगा नीचे की ओर। नॉर्मल फोर्स इसने लगाया, ये अपने नॉर्मल लगाता है, तो वो नॉर्मल फोर्स इसके हॉरिजॉन्टल होने पर वो वर्टिकल है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो वर्टिकल से मुड़ जाएगा ऐसे। तब ऐसी हालत में इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस, हम इसको टेढ़ा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है और ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर भी ये स्थिर है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो उस पर लगने वाले फोर्सेज का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि n ऐसे है और mg ऐसे है, दोनों एक लाइन पर नहीं है। n ऐसे है और mg नीचे की ओर है, तो दोनों के कुछ एंगल बन रहा है जो 180 से कम है। इसका मतलब है कि these two vectors are not balanced। तो एक और फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस कर रहा है, और वो है इस सरफेस के द्वारा ऐसे लगाया हुआ फ्रिक्शन। क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा तो ये ऐसे भागना चाह रहा है, तो ये सरफेस उसको रोक रहा है। तो यह फोर्स ही कहलाता है फ्रिक्शन का फोर्स। इसलिए डिफिनीशन यही हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करना चाहे तो उस स्लाइडिंग के अपोजिट प्लेन फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यह प्रॉपर्टी फ्रिक्शन है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता रहता तब भी इस पर वो फ्रिक्शन लगता। तो स्लाइड करते हुए स्टेट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको कह रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ऐसे जो स्थिर अवस्था में अनस्लाइडिंग स्टेट में लग रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो तरह का हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लाइडिंग हो रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी है बट इट इज नॉट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग टेंडेंसी है लेकिन स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। अब चूंकि ये दोनों सरफेसेज में कोई भी फ्लूइड नहीं है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसके बीच लगने वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। और यही चीज़ अगर हम लोग हवा में छोड़ें या पानी में फेंकें तो वो भी एक फोर्स इस पर लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वेट फ्रिक्शन, और उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। विस्कोसिटी अलग से हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी इस क्लास में हम लोग केवल स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट गोल होता तो इस पर रोल भी कर सकता था। जैसे मान लें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, या ऐसे प्लेन सरफेस पर अगर रोल करा के छोड़ दें तो कुछ दूर जा कर के ये रुक जाता है। तो रोल करा के छोड़ देने पर रुक जाता है, क्यों? तो उस समय जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग मोशन को रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और वो सरफेस के डिफॉर्मेशन से राइज करता है। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स है
तो दोनों का ओरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्लाइडिंग फोर्स की बात हो रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से काम करता है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देंगे। When a body slides or tends to slide over another body, there arises a force parallel to contact surfaces that opposes sliding or its tendency this force is called force of friction. Friction is property of rough surfaces. Friction is property of rough surfaces. So this is the definition. It has two parts. Slides, body is sliding, or tends to slide, means body is not sliding. तो इस पार्ट से आता है काइनेटिक फ्रिक्शन और इस पार्ट से आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। When the body tends to slide but it is not sliding, then in that case force of friction is called static frictional force. And when the body is sliding, then the friction is called kinetic frictional force. So these are two types of sliding frictional forces. One is kinetic frictional force, the other is static frictional force. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये भी रफ है और ये भी रफ है, तो दो रफ सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो इसको चलाने वाला कोई टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स रफ रहते हुए भी नहीं लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि इसका प्रॉपर्टी दे देते हैं और पूछते हैं कि इस पर रख दिया गया फ्रिक्शन निकालो, तो फार्मूला यूज करके आप कुछ कैलकुलेट कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें अभी टेंडेंसी नहीं स्लाइड करने की, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। तो ये एक्टिव फोर्स नहीं है, जब आप इसको उकसाइएगा तब लगेगा। ऐसे फोर्स को बोलते हैं पैसिव फोर्स। जैसे इसको अगर ऐसे कर दें तब ये स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी इसका हुआ कि इट इज ए पैसिव फोर्स, इसको हमें उकसाना पड़ता है लगाने के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये स्लाइडिंग का अपोज करता है, न कि मोशन का। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन मोशन से नहीं डिसाइड होता है बल्कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस स्लाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इट कैन सपोर्ट मोशन और अपोज मोशन, बट इट ऑलवेज अपोजेज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का अपोज करता है, इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। दैट बिकम्स रॉन्ग कंसेप्ट। द कंसेप्ट क्लियर इज दैट इट अपोजेज sliding. In the process of opposing sliding,
It may support motion or oppose motion. This is the basic concept. Now we shall write these points. The first point is that it is a passive force, and second point is that it opposes sliding, and in this process it may support or oppose observed motion. Now we shall study static frictional force. Static frictional force acts on bodies which are not sliding, and there are certain laws regarding it. Coulomb studied frictional force in 1781. In those days, he determined certain empirical laws which are now known as laws of friction. ये laws of friction है. फ्रिक्शन का यहाँ पर वर्ड एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको थोड़ा कंसीडर करना होगा. जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अब इसको हम टेढ़ा करते जाते हैं तो नीचे की तरफ mg sin थीटा कंपोनेंट बनता है. अगर ये थीटा एंगल है तो sin थीटा बढ़ने से इधर का खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो रोकने वाला फोर्स भी बढ़ रहा है, और हम लोग ऐसे ऐसे करते जाएं ये सरक गया. तो जैसे ही अब चला तब चला की टेंडेंसी आती है, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. और उसी के बारे में ये दो लॉ कूलम्ब ने निकाला था. एक पहला लॉ एरिया का लॉ है कि अगर इसका एरिया हम लोग बड़ा कर दें या छोटा कर दें, लेकिन नॉर्मल फोर्स उतना ही रहे, तो फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं करता है. तो इस एरिया को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एरिया. जो लंबाई इंटू चौड़ाई से मिलता है, लंबाई चौड़ाई को गुना करने से मिला, उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एरिया. एक दूसरा एरिया होता है जो एक्चुअली कांटेक्ट में है. जैसे इसमें बहुत से छोटे छोटे उभाड़ होंगे, तो अगर दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाएं तो जो गैप है वो कांटेक्ट में नहीं आता है. इसलिए एक्चुअल जो कांटेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट. लेकिन यहाँ पर कूलम्ब ने जो लॉ दिया है वो इस ब्रॉड एरिया को लेकर दिया है माइक्रोस्कोपिक एरिया, यानी ज्योमेट्री से जो एरिया निकल रहा है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एरिया. और नॉर्मल फोर्स सेम रहना चाहिए, और सरफेस का जो खुरदुरापन का नेचर है वो सेम रहना चाहिए. दूसरा लॉ है कि लिमिटिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स बढ़ाने पर बढ़ता है, प्रोपोर्शनल रूप से बढ़ता है. यानी नॉर्मल फोर्स दुगना करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी दुगना हो जाता है. तो इसको कहते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल. और मैग्नीट्यूड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन राइट एंगल पर है. लिमिटिंग फ्रिक्शन इस लाइन के सरफेस के लॉन्ग लग रहा है और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो केवल मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप है, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है. ये नेचर ऑफ सरफेसेस पर डिपेंड करेगा. तो ये दो लॉज हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं. दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स. यहाँ पर n है नॉर्मल फोर्स. और F लिमिटिंग है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स. इक्वलिटी में अगर इसको लाएंगे तब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कांस्टेंट म्यू एस लिखते हैं. म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जाहिर है कि ये न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा. ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है. इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन. इसका वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं सरफेसेज को लेकर के. बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड आउट वैल्यू फॉर पेयर ऑफ सरफेसेज.
म्यू एस जो है वो एक सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है, पेयर का प्रॉपर्टी है। जैसे लकड़ी पर लकड़ी तो एक म्यू एस आएगा, लकड़ी पर रस्सी तो दूसरा म्यू एस आएगा। इसलिए दोनों में काफ़ी फर्क रहता है। जैसे लकड़ी पर लकड़ी स्लाइड करें तो लगभग 0.2 0.3 इस तरह का म्यू एस होता है, लेकिन लकड़ी पर अगर रस्सी बांध दें तो 0.7 के आसपास चला जाता है। तो इसलिए म्यू एस का वैल्यू डिपेंड करता है कि पेयर ऑफ सरफेसेस कैसा है, उनके केमिकल नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें वैक्यूम में और मेटल्स को मेटल पर रखें, कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो, बीच में कोई ऑक्सीजन का लेयर नहीं हो हवा का, तो ऐसी हालत में हम पाते हैं कि म्यू एस का वैल्यू 1 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होते हैं उन सब पर इन्वायरमेंट का असर होता है, जिससे वो पॉइंट्स में आते हैं। तो पॉइंट में वैल्यू देखते देखते आइडिया फॉर्म ना हो जाए कि म्यू एस का वैल्यू 1 से कम होता है। म्यू एस कैन बी ग्रेटर देन 1। नाउ वी शैल डिफाइन angle of repose for a block inclined pair. There is a block placed on incline. जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आती है जब ये स्लाइड करेगा। तो जैसे ही स्लाइड करने वाला है उसी समय का एंगल है फाई। स्लाइड किया नहीं है, अब किया तब किया स्लाइड, उसी समय का एंगल फाई है। दैट फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ये कैसे रिलेटेड है इसके प्रॉपर्टी से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए यहाँ एफ लिम लिख रहे हैं और इट इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये दोनों बैलेंस्ड है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा और इधर वाला उसके इक्वल होगा। So we have two equations. mg sin phi is equal to mu s n and n is mg cos phi. These are two equations. This is along a parallel plane and this is normal to the plane. So by dividing these two we can have mu s equal to mg कैंसिल हो जाएगा और sin phi by cos phi आएगा tan phi. This is the relation between angle of repose and mu s. Mu s equal to tan phi. So angle of repose is tan inverse mu s. Phi can be written as tan inverse mu s. So if we know mu s, we can calculate angle of repose phi. This is the next concept used in static friction, friction cone. Suppose there is a horizontal plane and block is placed on it. Now suppose we are pulling this on parallel to the plane, then friction force opposes this pull and normal force is already acting. अब फ्रिक्शनल फोर्स और एन का रिजल्टेंट लिया जाए तो वो ऐसे आएगा। तो ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। इस फोर्स ऑफ कांटेक्ट को इस नॉर्मल के अराउंड ऐसे घुमाएं तो एक सरफेस जनरेट होगा। नॉर्मल फोर्स हो गया, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, इसके अराउंड ऐसे टर्न करें तो एक कोन जनरेट होगा। तो वह कोन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस इज द कोन जनरेटेड, दिस कोन इज नोन एज फ्रिक्शन कोन। इस कोन का सेमी एपेक्स एंगल यहाँ पर ये है, थीटा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो इस एफ के इक्वल है और ये वैल्यू एन के इक्वल है। तो अगर tan थीटा लिखा जाए तो ये f बाई एन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कोण के लिए tan थीटा हो जाएगा f अपॉन n। अब अगर f इंक्रीज करते हैं तो थीटा भी इंक्रीज करेगा और f का वैल्यू लिमिटिंग तक ही जा सकता है। तो इसीलिए ये वैल्यू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज म्यू एस n अपॉन n। सो ए रिलेशन इज ऑब्जर्व्ड, tan theta is less than equal to us.
तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा। दीज आर रिलेशन अबाउट फ्रिक्शन कोण। इसलिए हम लोगों को अगर कांटेक्ट फोर्स का देखना होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। कांटेक्ट फोर्स विल बी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, and n in this case will be equal to mg, so we can calculate contact force Fc. काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो। तो इसके लिए कूलम्ब ने देखा कि वेलोसिटी से ये इंडिपेंडेंट है, स्लाइडिंग हो रहा है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्पीड बढ़ने पर प्रयुक्त नहीं है। बाद में मेटल पर एक्सपेरिमेंट करके पाया गया कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेटल के अंदर हीटिंग होने लगता है और मेल्टिंग होने लगता है छोटे छोटे कॉन्टेक्ट पॉइंट का, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ने लगता है। तो उस केस को हम लोग इग्नोर करें कि हाई स्पीड को, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। दो प्रॉपर्टीज हैं इसके। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ स्लाइडिंग, और ये स्पीड हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। और दूसरा है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। अगर F के मामले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को और नॉर्मल फोर्स n है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम लोग इक्वलिटी में लिखे तो यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यू के। म्यू के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे इसके पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, उसी तरह से मोशन में जब आ रहा है, स्लाइडिंग जब हो रही है, तो एक कोफिशिएंट यहाँ डिफाइन हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है, जनरली यही पाया गया है कि ये स्मॉलर देन म्यू के। म्यू के इज स्मॉलर देन म्यू एस। बहुत से केसेज में प्रॉब्लम में आपको खाली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा रहता है, स्टैटिक और काइनेटिक नहीं लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग ये हम लोग समझते हैं कि वैल्यूज आर वेरी क्लोज एंड वी कैन यूज वन फॉर द अदर। तो इस तरह के सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग किसी के लिए किसी को यूज कर सकते हैं। वो अंडरस्टूड है कि वैल्यूज आर ऑलमोस्ट इक्वल। यूजुअली ये म्यू एस जो है वो अगर 100 है तो ये 25 होता है, इतना कम होता है, अंतर बहुत होता है। तो 25% ऑफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये रिलेशन है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो इस हालत में अगर हम लोग एक ब्लॉक लें और उस पर फोर्स धीरे धीरे बढ़ाएं, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है तो फोर्स बढ़ता जाएगा और अचानक से वो चल पड़ेगा, और चल पड़ेगा तो इस स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कि इट मूव्स विथ ए लर्च। तो लर्च क्यों हो गया? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन सडनली लगने लगा, जो कि लिमिटिंग वैल्यू से काफ़ी छोटा होता है, तो अचानक उसमें स्पीड बढ़ जाता है। तो ये इसके कारण होता है। अब इसका हम लोग एक प्लॉट दिखाएंगे। मान लें कि ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि टाइम के साथ वेरी करेगा और बॉडी रेस्ट में है। इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है। अब इसका प्लॉटिंग करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टाइम के साथ, तो ये फोर्स बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, दोनों बराबर है, इसलिए टाइम के साथ ये ऐसे आएगा। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ फोर्स ले लें एट टाइम t। तो ये दोनों इक्वल है, 45 डिग्री के एंगल पर ये आएगा, दोनों इक्वल, y इक्वल टू x, स्लोप इज 45 डिग्री। ये जब नहीं चल रहा है तब तक इसको कहेंगे स्टैटिक, यहाँ Fs लगा दें। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा
यहाँ तक जाएगा तो मान लीजिए कि ये आया तो इसका वैल्यू हो गया एफ लिमिटिंग। इसके बाद क्या होगा कि थोड़ा भी अगर इसको थपथपा दिया गया तो वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो। तो जैसे ही ये लिमिटिंग से ऊपर आया तो इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो हो गई। तब उस समय इधर की तरफ एफ के लगेगा और इधर जो फोर्स आपने लगाया था वही लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये अचानक चल पड़ेगा और ये गिरेगा फोर्स का वैल्यू, और ये लगभग स्पीड से स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया एफ की। सो देयर इज ए किंक, ये मोड़ कहलाता है कि देयर इज ए किंक इन द ग्राफ। किंक क्यों है? बिकॉज इट सडनली मूव्स एंड एफ के इज लेस देन एफ लिमिटिंग। किंक का कारण है ड्यू टू एफ के लेस देन एफ लिमिटिंग। So suddenly it acquires a velocity and there is generated a kink, and this is almost constant independent of velocity. अगर हाई वेलोसिटी होगी तब ये इधर भी भाग सकता है, मेटल मेटल अगर रहेंगे तो इट कैन बी इवन ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स हाई स्पीड पर। लेकिन हम लोग इस स्पीड को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग लो स्पीड के केसेस को पढ़ते हैं जिसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड मानते हैं। नाउ वी कंसीडर सर्टेन एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट आवर थ्योरी। सबसे पहला एग्जांपल है कि एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ब्लॉक के साथ इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है। ब्लॉक का मास 5 kg है, इसको इस पर ऐसे रख दिया गया, जी का वैल्यू इतना है। तब इस पर इसके द्वारा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। एक ब्लॉक को इस पर रख दिया गया, म्यू एस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स सीधे ऊपर लगेगा, mg सीधे नीचे लगेगा। अब देखिए n और mg दोनों एक ही लाइन पर है। वर्टिकल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मोशन कंस्ट्रेंट है, नीचे नहीं जा सकता है। तो उस हालत में n विल बी इक्वल टू mg। अब इसकी टेंडेंसी नहीं है इधर उधर जाने की, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि 0 होगा, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी ही नहीं है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। अगर आप सीधे फार्मूला याद किए हुए हैं और कंसेप्ट नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, तो आप सीधे n निकालिएगा, mg के इक्वल और म्यू एस से गुना करके आंसर लिख दीजिएगा। तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज इट हैज नो स्लाइडिंग टेंडेंसी, नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। नहीं टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, नो फ्रिक्शनल फोर्स, so frictional force is 0. This is our simplest example. अब इसी एग्जाम्पल में हम लोग अब क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं कि इधर से हमने मान लिए कि फोर्स लगाया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि ये ब्लॉक हो गया और ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर हमने फोर्स लगाया। मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका म्यू एस मान लो कि 0.35 है और मास मान लो कि 10 kg है। जी का वैल्यू 10 न्यूटन पर kg है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि अब इस बार ये इस तरह का सिचुएशन नहीं है, इसमें भी mg और n बैलेंस्ड है क्योंकि अपवर्ड कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये स्मूथ रहता तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ ले जाता, तो फ्रिक्शन ऑन कीजिएगा तो उस स्लाइडिंग का अपोज करेगा। ये ऐसे स्लाइड करना चाह रहा है 10 न्यूटन के कारण, तो फ्रिक्शन इस पर उल्टा फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए वही फोर्स हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखना है कि यह फोर्स इसके बराबर होगा या छोटा होगा। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि F का अधिक से अधिक वैल्यू कितना हो सकता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं म्यू और N को कंसीडर करें। M का वैल्यू है 10 kg और G का वैल्यू 10 है, तो ये 100 न्यूटन हो गया। तो mg 100 न्यूटन, और इसमें आप μs से मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये होगा μs n, and μs is 0.35, n is 100 न्यूटन। इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर चूंकि 2 जीरो है तो ये 2 डेसिमल गायब हो जाएगा, 35 न्यूटन आएगा। और हमने अप्लाई कितना किया है, 10 न्यूटन किया है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 35 न्यूटन आंसर होगा या 10 न्यूटन आंसर होगा, ये सोचना है। तो हम देखिए F मैक्सिमम यहाँ लिखे हैं, यानी F का मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो चूंकि इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसीलिए लेफ्टवर्ड फोर्स और राइटवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। सो F शुड बी इक्वल टू दिस F शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन, इसलिए F इक्वल टू 10 न्यूटन। ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है जो हम लगा सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है इतनी लगाने की। लेकिन चूंकि 10 ही न्यूटन को बैलेंस करना है तो उतना ही लगा के बैलेंस कर लेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। आप फोर्स लगाइएगा तो ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है। अगर 11 कर दें तो ये भी 11 हो जाएगा, 12 कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा, करते करते आप 35 पर जाइएगा तो ये भी 35 हो जाएगा। उसके बाद आप 35 से जैसे ही आगे बढ़िएगा ये ड्रॉप करेगा, काइनेटिक हो जाएगा। इसलिए इसका एडजस्टमेंट होता है, तो इसमें सोचना पड़ता है कि कहाँ तक जा सकता है और कितना हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक है और इसका μs दिया हुआ है 0.3, μk दिया हुआ है 0.2 और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग गया है 50 न्यूटन। इसका मास है 2 kg और g का वैल्यू है 10 न्यूटन पर kg। अब आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। और एक्सेलरेशन कितना है। दो चीज फाइंड आउट करना है। $50 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है और म्यूके म्यूएस दोनों दिया हुआ है, जिसकी जरूरत पड़े आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 50 न्यूटन को काउंटर करने के लिए अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, वो कहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहले स्टैटिक का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यूएस एन, म्यूएस का वैल्यू है 0.3, एन का वैल्यू mg के इक्वल होगा, एन इधर लगा और mg इधर लगा, ये इसके इक्वल होगा और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा है। तो ये m दिया हुआ है 2 kg और g इतना है, मल्टीप्लाई करें तो 20 हुआ, सो ये 20 न्यूटन ये हो गया। दिस इज 6 न्यूटन और अप्लाई किया मैंने 50 न्यूटन। तो 6 न्यूटन तक ये लगाते तो रुक जाता, लेकिन हमने अप्लाई किया है 50 न्यूटन, इसलिए 6 से ये बहुत बड़ा है तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा और एक्सेलरेट जैसे ही करेगा मोशन में आएगा तो अब ये रोल में आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि 50 न्यूटन इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन ब्लॉक मूव्स। ब्लॉक जैसे ही मूव करेगा तो स्लाइड करने लगेगा। स्लाइड करते समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपली म्यू के इंटू एन होता है। तो म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और एन का वैल्यू mg के इक्वल है और एन का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था ये 20। तो मल्टीप्लाई करें तो ये 4 न्यूटन। 4 न्यूटन इसका आंसर हो गया और नेचर इसका है काइनेटिक। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ कि ये 4 न्यूटन का फोर्स लगा और काइनेटिक नेचर का है। अब देखिए दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इधर आपने 50 न्यूटन लगाया और इधर बैक 4 न्यूटन लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा उसको यूज करके हम लोग और मास से डिवाइड कर देंगे। नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर इधर की तरफ डायरेक्शन हम लोग x मान लें तो फोर्स अलोंग x एक्सिस 50 है और अपोजिट टू f एक्सिस 4 है। अब मास दिया हुआ है 2 और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो वी हैव a इक्वल टू ये 46 डिवाइडेड बाई 2। So this is the required answer for 2. Now we consider next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग प्लेन को इंक्लाइन करने जा रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और इसके लिए म्यू एस का वैल्यू 1/√3 है। इस पर एक ब्लॉक रखा गया है। तो इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा? म्यू के का वैल्यू 1/4 है। ये ब्लॉक है, (45 डिग्री का एंगल है। एक्सेलरेशन कितना? क्वेश्चन। एंगल ऑफ रिपोज tan phi म्यू एस होता है। म्यू एस इज 1/√3, तो phi इज 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह का हमने दिया है कि आसानी से निकल आए, कंसेप्ट समझना है। तो ये एंगल जो है phi से बड़ा है, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। दिस एंगल इज ग्रेटर देन phi। तब इस हालत में ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। इट विल स्लाइड विद सम एक्सेलरेशन और जैसे ही स्लाइड करेगा तो जो रिलेवेंट फ्रिक्शन है वो काइनेटिक हो जाएगा। इधर एफ के लगेगा, इधर एन लगेगा और इधर एम जी का कंपोनेंट हो जाएगा। एम जी को रिजॉल्व कर देंगे, इधर आ जाएगा एम जी साइन 45 डिग्री और इधर की तरफ एम जी कॉस 45 डिग्री। ये दोनों बैलेंस्ड होंगे तो इससे n निकलेगा। n इज एम जी कॉस 45 डिग्री। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान ले a, तो a के डायरेक्शन में ये फोर्स कंपोनेंट है और ये इसका अपोजिट फोर्स कंपोनेंट होगा। तो एम जी साइन 45 डिग्री
minus Fk is mass into acceleration. So this is our second relation. ये दोनों लॉज ऑफ मोशन से आए और लॉज ऑफ फ्रिक्शन से Fk का वैल्यू है. यूजिंग फ्रिक्शन लॉ Fk is Ukn. तो ये तीन इक्वेशंस हैं और तीनों में सारे चीज नोन है. इससे हम लोग निकाल सकते हैं A कितना है. तो यहाँ से n का वैल्यू इसमें डालेंगे और इस वैल्यू को यहाँ लाएंगे. इससे A निकल जाएगा. पहले डालते हैं. तो इक्वेशन में mg हो गया ये और ये 1/√2 हो गया. sin 45 डिग्री होता है 1/√2 और माइनस Fk का वैल्यू रखेंगे तो म्यू k का वैल्यू दिया हुआ है 1/4. सो इट इज 1/4 और n का वैल्यू यहाँ से डालेंगे mg और cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है. सो इट इज mg/√2 इक्वल टू ma. अब यहाँ से देखते हैं कि m थ्रू आउट कैंसिल हो गया, इसलिए हमने m का वैल्यू नहीं रखा था कि बाद में कट जाता. a का ये वैल्यू यहाँ से निकल रहा है 1/√2 कॉमन हो गया 1/√2 g माइनस 1/4. यहाँ से g की वैल्यूज हम लोग रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं. g का वैल्यू 10 ले लेते हैं. g का वैल्यू कितना लिया जाए, चूँकि एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है तो 9.8 को राउंडिंग करेंगे 10 हो जाएगा. 1/√2 माइनस 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये 9.75/√2 होगा. इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now we consider block over block. फोर्स से यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं. मास ऑफ A इसका मास है और मास ऑफ B इसका मास है. यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, यहाँ पर स्मूथ है. एक ही जगह रफ सरफेस है, नीचे वाला स्मूथ है और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है. मास का कुछ वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं और म्यू का वैल्यू यूएस मान लीजिए दिया हुआ है 0.3 मान लेते हैं और मास 5 kg और इसका 10 kg मास दिया हुआ है. इसके बाद फोर्स लगाते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं. तो फाइंड आउट ये करना है कि कितना फोर्स इस पर लगाए कि ये इस पर स्लाइड नहीं करे, ए बी पर स्लाइड नहीं करे. कितना फोर्स अधिक से अधिक लगा सकते हैं. व्हाट मैक्सिमम फोर्स F can be applied horizontally as in the figure. On A such that the two blocks move together. एक साथ मूव करें. ये स्मूथ दिया हुआ है. तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे ऐसे सोचते हैं कि ए और बी के बीच फ्रिक्शन नहीं रहता और इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये ऊपर से ऐसे सरक जाता क्योंकि इसको रोकने वाला कोई फ्रिक्शन नहीं. तो जैसे बी पर ये रखा हुआ है और जैसे ही ये ऐसे जाना चाहेगा इस फोर्स के कारण तो फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा. उल्टा फ्रिक्शन लगने पर क्या होगा, अब उसका न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर रिएक्शन होगा तो इस पर आगे लगेगा, ये भी चलने लगेगा तो अब दोनों ब्लॉक्स चलने लगेंगे
ये सब सोच के इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक को देखें, इस पर फोर्स F लगा है, अगर ये स्मूथ रहता तो ये अनइंटरप्टेड बिना रुकावट के F के अधीन चलता, लेकिन चूंकि इसके बीच फ्रिक्शन है तो ये रुकावट डाला। और यहाँ पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है इसके बीच वो ऊपर की तरफ लग रहा है, mg इसका नीचे की तरफ लग रहा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक ए का होगा। ब्लॉक बी के लिए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से बी पर ऐसे F लगेगा। These two forces are connected by न्यूटन्स थर्ड लॉ। और नॉर्मल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से कनेक्टेड है कि इसने उस पर एन लगाया तो उसने भी इस पर एन लगाया। अर्थ भी एक mg फोर्स लगा रही है mg, और इसका टेबल इस पर रिएक्शन फोर्स एन डैश लगा रहा है। चूंकि नीचे स्मूथ है इसलिए नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं दोनों ब्लॉक के। अब कंसीडर करना है कि F का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए μs दिया हुआ है 0.3 और इसका कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए n का वैल्यू mg होगा। तो ma पता है वो है 5 kg और g से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 50 न्यूटन हो गया। तो n इज 50 न्यूटन और म्यू इज 0.3। so maximum value of F ये हो जाएगा μs n और μs is 0.3 and n is 50 न्यूटन, so it is 15 न्यूटन। तो maximum value of frictional force is 15 न्यूटन। वही 15 न्यूटन इस पर भी एक्ट करेगा, तो इस पर आगे 15 न्यूटन लगेगा और कोई फोर्स नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी। और ऊपर वाले में देखेंगे कि F अभी मालूम नहीं कि कितना है, लेकिन ये 15 तक जा सकता है। तो हम लोग इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका रखना पड़ेगा और उससे हम लोग F फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर नो स्लाइडिंग बोथ बॉडीज विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ B हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ B इज 15 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10, मास इसका है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ B। तो ये B का एक्सेलरेशन वही होगा जो A का है। तो A पर आप देख रहे हैं कि फॉर A F माइनस 15, क्योंकि इस F का वैल्यू हमने निकाल लिया है 15 और ये मैक्सिमम फोर्स है। इसका मास दिया हुआ है 5 kg और इनटू एक्सेलरेशन निकल चुका है 1.5, दोनों का एक ही एक्सेलरेशन होगा। दिस विल गिव अस F इज 15 प्लस 7.5 22.5 न्यूटन। So maximum force that can be applied on the system, मतलब A पर लगा सकते हैं on A for moving together is 22.5 न्यूटन। हाँ, अब इसमें एरर क्या होती है सोचने में कि आदमी कैलकुलेट करता है 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका वैल्यू 15 कैलकुलेट कर दिया और इसके बाद कहता है कि F जो है 15 से बड़ा होगा।
तो 15 से बड़ा कितना होगा, 17 होगा, तब भी साथ चलेगा, 18 होगा, यहाँ तक आएगा तभी एक साथ चलेगा। जैसे ही इससे बड़ा होगा वो स्लाइड कर जाएगा। तो मोशन स्लाइडिंग का होगा, नीचे वाले पर Fk लगेगा, इस पर भी Fk लगेगा, और ये दोनों स्लाइड करेंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन से स्लाइड करेंगे। नाउ वी कंसीडर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। 3 ब्लॉक्स हैं, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, और इस पर फोर्स लगा सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं। हमने मान लिया कि ऊपर वाले पर लगाया, और क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर मूविंग ऑल द ब्लॉक्स टुगेदर। एक साथ सारे ब्लॉक्स को मूव कराना है, F का वैल्यू अधिक से अधिक कितना लगा सकते हैं। नीचे वाला ये सरफेस स्मूथ है, म्यू का वैल्यू दिया है, इस सरफेस के बीच म्यू एस म्यू 2 है, और इसके बीच का म्यू एस म्यू 1। दीज आर ऑल म्यू एस वैल्यूज। म्यू एस म्यू 1 और म्यू 2 दो सरफेस के लिए है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए कि 2 kg वाला ब्लॉक यहाँ लिखते हैं, और इस पर फ्रिक्शन का फोर्स इधर की तरफ लगेगा, अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है। इस पर ये फ्रिक्शन इधर लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस पर आगे लगाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग 5 kg ब्लॉक की बात करें, तो इस पर आगे की ओर ये F1 मान लें, तो ये भी F1 हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे एक और सरफेस है जो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि इस पर आगे की तरफ लगेगा। तो ये साला बॉडी एक साथ आगे जा रहा है, इसलिए इसका मालूम है कि ये आगे लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर पीछे लग जाएगा। अब mg और n की बात करें, तो इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स N1 ये लगाएगा, और अर्थ नीचे की तरफ M1g लगाएगी, जो कि 20 न्यूटन है, और इससे ये भी 20 न्यूटन हो जाएगा। नीचे की तरफ इस पर mg लगेगा, जो इसका 50 न्यूटन है, और साथ में ऊपर से ये N1 का जो रिएक्शन है न्यूटन थर्ड लॉ से, वो नीचे लगेगा, और साथ में इधर से N2 लगेगा। तो N1 और N2 मिलकर के N1 और 50 मिलकर के N2 होंगे, तो N2 विल बी 70 न्यूटन। और इसी तरह से इसका देखें, तो इस पर N2 नीचे लगेगा, और इधर से N3 लगेगा नीचे से। तो F2 जो है वो N2 से डिसाइड होगा, और F2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू, F2 स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू जो है लिमिटिंग से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.3 है, और N2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग 70 निकालें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 21 हो जाएगा। तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 21 न्यूटन। और इसी तरह से F1 का मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो F1 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ का म्यू है 0.2, और इधर से n है 20, तो इसको कर लें तो ये 4 हो गया। F1 इज लेस देन इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, और सारे बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसलिए सभी के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ राइट साइड में हम लोग यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन जो आएगा, इससे आएगा F माइनस F1 इक्वल टू, इसका मास है 2, इसको मान लीजिए 1। दूसरा इक्वेशन इससे आएगा F1 माइनस F2, इसका मास है 5, और सबसे नीचे है F2, राइटवर्ड F2 केवल इस पर लग रहा है, और इसका मास है 7। और इन सबको ऐड कर दें, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। F विल बी इक्वल टू टोटल मास 14 और A। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों से F1 मिल जाएगा, F1 इज 12A। नाउ वी कैन डिस्कस। हमें चाहिए F को बढ़ाना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो F ज़्यादा तभी होगा जब A ज़्यादा हो, एक्सेलरेशन अधिक आए। एक्सेलरेशन अधिक आने पर ये F1 अधिक आएगा, और यहाँ से F2 अधिक आएगा।
अब हम लोग जानते हैं कि F2 का अधिक से अधिक वैल्यू 21 हो सकता है और F1 का अधिक से अधिक वैल्यू 4 हो सकता है। तो इन दोनों में कौन सा वैल्यू लिया जाए, यही सोचना है। F1 F2 में कौन सा वैल्यू लिया जाए। तो सपोज हम लोग F1 लेते हैं मैक्सिमम, F1 मान लेते हैं कि 4 न्यूटन है। अब ऐसी हालत में इक्वेशन 4 से A का वैल्यू आ जाएगा, ये 4 कर दिया तो A का वैल्यू आ जाएगा कितना, F1/12, 1/3। अब इस वैल्यू को 2 वाले में रखें, दिस गिव्स F2 = 7 × 1/3। तो दिस इज अलाउड because it is less than 21 न्यूटन। अब हम लोग इससे कंसीडर करते हैं कि अगर F2 21 न्यूटन होता तो F2 21 लेने पर यहाँ से A का वैल्यू 3 आए, A = 3। इस 3 से F1 कितना आएगा, F1 is 12 × यहाँ से 36, जो कि 4 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 4, नॉट अलाउड। सो अलाउड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस मच, A/3। सो वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F नाउ। सो F मैक्सिमम इज 12 × 14 × 1/3, 14/3 न्यूटन। Now we consider an example of static frictional force। देखिए ये लोड है, ये हमारा ये apparatus जो है वो बहुत पुराना है। तो कानपुर IIT में हम लोग गए थे, कुछ ट्रेनिंग डॉक्टर HC वर्मा ने दिया था, उसी का ये पार्ट है। इसमें एक नट लटका हुआ है, इसका मास बहुत कम है और इस बोतल में उसी समय का भरा हुआ पानी आज तक है। ये इसको हम लोग अगर इस पर सस्पेंड करेंगे इसके ऊपर ऐसे, तो नेचुरली ये भारी है और ये हल्का है, तो इसको जैसे ही छोड़ेंगे ऐसे भाग रहा है, छोड़ने पर भाग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार ऐसे लपेटन देता हूँ, एक लपेटन दिया तो अब इसका क्या हो रहा है देखिए, अब छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं गिरा। इसका वेट पहले ही इतना है, इसका भी वेट पहले ही इतना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर रहे हैं तो ये भाग रहा है। इसमें केवल लपेटन की संख्या बढ़ा देने से ये दोनों तरफ के हेवी वेट्स बैलेंस हो गए। ऐसा कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो इसको हम लोग रैप कर रहे हैं सिलेंडर पर, तो इसी प्रॉब्लम को अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ एक सिलेंडर है और इस पर रस्सी पास कर रही है, इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यूएस है। और हमने सपोज किया कि यहाँ से थीटा एंगल आगे जाने पर, हॉरिजॉन्टल जहाँ कांटेक्ट है वहाँ से थीटा एंगल आगे जाने पर एक छोटा सा एलिमेंट है डी थीटा एंगल में, और उसी एलिमेंट के इक्विलिब्रियम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका बैलेंस्ड है, सारी चीज़ रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर जो एक स्मॉल पार्ट है रस्सी का वो डी थीटा एंगल में है। अब डी थीटा को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट बना, d(θ/2), d(θ/2) सिमेट्रिकल बना, और वो सिमेट्रिकल इधर से टेंजेंट लिया तो दोनों मिल रहे हैं। इस तरह का फिगर बन रहा है कि ये ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से नॉर्मल, ये रेडियस दोनों है, ये d(θ/2) है और ये भी d(θ/2) है। ये t है और इधर मान लीजिए कि ऐसे जाने से टेंशन इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया t + dt। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं
कि इस रस्सी के अलोंग कितना टेंशन जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लें तो वो t प्लस डी टी, और ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 का ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो इसका कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर से भी ये आएगा t कॉस डी थीटा बाई 2। सेंटर की ओर जो फोर्स होगा वो दोनों के कारण होगा। इधर से जो ये सिलेंडर है वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल फोर्स मान लीजिए dn लगा, देन dn विल बी बैलेंस्ड बाय कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो वो कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि ये है t साइन डी थीटा बाई 2 लेफ्ट साइड से, और प्लस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 राइट वाले टेंशन का कंपोनेंट। अब इसको हम लोग टी के कंपैरिजन में डी थीटा और डी टी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत छोटा होगा। छोटे थीटा के लिए आप इसको कह सकते हैं कि इट इज डी थीटा बाई 2 प्लस टी डी थीटा बाई 2 प्लस 0। ये इसका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल लगभग ये हो गया टी डी थीटा। और इधर टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर की तरफ माइनस में टी कॉस डी थीटा बाई 2। दिस शुड बी फोर्स टुवर्ड्स राइट, और ये राइट की तरफ जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा लेफ्ट की तरफ। और अगर मान लें कि हम लोग के वर्ज ऑफ स्लीपेज पर है, देन इट विल बी म्यू एस डी एन, नॉर्मल फोर्स और म्यू एस का प्रोडक्ट। अब चूंकि थीटा छोटा है, डी थीटा छोटा है, तो कॉस डी थीटा लगभग 1 हो जाएगा, टी टी कटने के बाद ये डी टी रह जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1, डी टी इज म्यू एस डी एन। Now we have two equations, और यहाँ से dt का वैल्यू इसमें डाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, dn का वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 से dt d थीटा t 1 में है, और यहाँ पर है dn, तो इसी को रखना था। dn की जगह पर रख रहे हैं t d थीटा, और म्यू एस ये हो गया, और डी टी। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और 2 से, यूजिंग 1 एंड 2। सो वी हैव डी टी अपॉन टी इक्वल टू म्यू एस डी थीटा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो इस साइड का टेंशन मान ले T1 और इस साइड का T2, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ गए तो पाई हो जाएगा, और नीचे एक लपेटन दिए तो बढ़ जाएगा। तो थीटा को कहते हैं रैप एंगल। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं T1 से T2 तक, और इधर 0 से लेकर के और जितना थीटा तक हम लोग इसको रैप मान लीजिए बीटा एंगल तक घुमाते हैं, तो बीटा इज कॉल्ड रैप एंगल। This is ln T2 by T1, mu s beta। तो T2 by T1 is e to the power mu s beta। ये फेमस रिलेशन है, जितना बीटा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सेम T1 के लिए T2 होगा। तो इस तरह से T2 और T1 रेशियो में इतना ही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनका आपस में बड़ा हो सकता है, ये दुगना होगा तो ये भी दुगना होगा, लेकिन रेशियो इतना ही होगा। और रेशियो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग बीटा, इसलिए एक लपेटन में 2 लपेटन में बीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा लपेटन होगा उतना ही ज़्यादा टेंशन का डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ हम लोग
बांधने में यूज करते हैं कि एक बार लपेट के बांधा कि 2 बार लपेट के बांधा, तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है और उसको खींचना उतना ही मुश्किल होता है।